आज हम मन की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां हमारे अतीत के सारे राज कह सकते हैं दफन है। सोचिए, क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी चाबी हो जो आपकी यादों के हर दरवाजे को खोल सके। हम्म। सिर्फ कल की यादें नहीं, बल्कि बचपन, जन्म और यहाँ तक कि उससे भी पहले की। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हम एक बहुत ही प्राचीन और ठोस तकनीक की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसका शीर्षक है पिछले जन्म को देखने की तंत्र विधि। ये ओशो की व्याख्याओं पर आधारित है और एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा करती है। हाँ, करती है। तो आज का हमारा मिशन है इस तकनीक की परतें खोलना। ये असल में है क्या, ये काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी, ये हमें हमारे बारे में क्या सिखा सकती है, भले ही हम पिछले जन्मों में विश्वास करते हों या नहीं। चले इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस ताले की पहली चाबी से शुरू करते हैं। इस विधि का नाम है प्रतिक्रमण। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। उल्टी यात्रा। उल्टी यात्रा। हाँ, मतलब अपने दिन को उल्टे क्रम में याद करना। ये अभ्यास रात को सोने से ठीक पहले बिस्तर में लेट कर किया जाता है। अच्छा। आप उस क्षण से शुरू करते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए। फिर एक कदम पीछे जाते हैं। आप बिस्तर तक कैसे आए, उससे पहले आप कमरे में क्या कर रहे थे, फिर उससे पहले, और ऐसे ही एक एक सीन को रिवाइंड करते हुए आप सुबह के उस पहले पल तक पहुंचते हैं जब आपकी आंख खुली थी। बिल्कुल, जब आपकी आंख खुली थी। ये सुनने में तो आसान लगता है, जैसे दिन की फिल्म को उल्टा चलाना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सूत्र कहता है कि ये सब एक साक्षी या दर्शक बनकर करना है। इसका असल में मतलब क्या है? क्योंकि अपनी यादों से दूरी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस तकनीक का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। साक्षी भाव का मतलब है कि आप अपनी यादों को ऐसे देखें जैसे ये आपकी नहीं, किसी और की फिल्म है। आप उस फिल्म के हीरो या विलन नहीं हैं, आप सिर्फ ऑडियंस हैं। अच्छा। अगर दिन में किसी से झगड़ा हुआ तो उस गुस्से को दोबारा महसूस नहीं करना है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उस खुशी में बह नहीं जाना है। सूत्र में कहा गया है, उसे ऐसे देखो जैसे किसी और का जीवन है, किसी और की कहानी है। ये अलगाव ही असली चाबी है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब हम किसी दर्दनाक या बहुत ही भावुक याद से गुजरते हैं तो उससे भावनात्मक रूप से अलग रहना तो लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ। क्या सूत्र इस चुनौती से निपटने का कोई तरीका बताता है? हाँ, और उसका तरीका है अभ्यास। ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है जो धीरे धीरे मजबूत होती है। सूत्र में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना। जब हम पहली बार कोशिश करते हैं तो दिमाग बार बार 1 से 100 की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी आदत वही है। सही बात है। लेकिन रोज अभ्यास करने से उल्टी गिनती आसान हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारा मन हमेशा आगे की सोचने का आदी है। ये तकनीक उसे पीछे की ओर बिना उलझे देखने की ट्रेनिंग देती है। ये मन की कंडीशनिंग को तोड़ने जैसा है। वाह, मतलब ये एक तरह की मेंटल जिम्नास्टिक है। तो मान लीजिए कोई रोज रात को ये 15-20 मिनट का अभ्यास करता है, तो इसका फौरन क्या असर होता है? क्या सिर्फ नींद अच्छी आती है? नींद तो गहरी होती ही है, लेकिन असर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सूत्र कहता है कि इससे एक नई तरह की जागरूकता पैदा होती है। जागरूकता? हाँ, आपको दिन की वो छोटी छोटी चीजें भी साफ साफ दिखने लगती हैं जिन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे सड़क पर चलते हुए कान में पड़ा कोई गाना या किसी अजनबी के चेहरे का भाव। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करता है, भले ही आप सचेत रूप से उसे ना देख रहे हो। अच्छा, तो ये एक तरह से दिमाग की हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग करने जैसा है। दिन भर में जो भी फालतू की कैशे फाइल्स जमा हो गई हैं, उन्हें साफ करना। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे यह सुनकर अपने कंप्यूटर के क्लीन अप टूल की याद आ गई। ये बिल्कुल सही उपमा है। सूत्र इसे भीतर की धुलाई कहता है। जब आप इन अनजाने में रिकॉर्ड हुई चीजों को साक्षी भाव से देखते हैं तो वे अपना भावनात्मक चार्ज खो देती हैं और मन से विलीन हो जाती हैं। मन हल्का और शांत हो जाता है। और इसका एक और दिलचस्प असर होता है। धीरे धीरे जागने और सोने के बीच की जो धुंधली सी अवस्था होती है, आप उसके प्रति भी सचेत होने लगते हैं। अच्छा। ये एक ध्यानमय नींद की शुरुआत है। ठीक है, तो दिन भर की मानसिक फाइलों को साफ करना, मन को शांत करना, ये सब समझ में आता है और बहुत फायदेमंद भी लगता है।
लेकिन अब सूत्र यहाँ से एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। ये दावा करता है कि जो तकनीक कल की थकान मिटा सकती है वो ही हमें जन्म के पहले तक ले जा सकती है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और यहीं पर इस तकनीक का असली रहस्य खुलता है। इसके पीछे का सिद्धांत है सातत्य या कंटिन्यूटी। अगर आपका मन 24 घंटे पीछे जा सकता है तो उसे 24 दिन, 24 महीने या 24 साल पीछे जाने से कौन रोक सकता है? बात तो सही है। हाँ, ये बस उसी मानसिक मांसपेशी को और मजबूत करने की बात है। दैनिक अभ्यास में महारत हासिल करने के बाद व्यक्ति एकांत में बैठकर और गहरे में उतर सकता है। लेकिन हमारी यादें तो एक सीमा पर जाकर रुक जाती हैं। ज्यादातर लोगों को 3 या 4 साल की उम्र से पहले कुछ याद नहीं रहता। सूत्र में इसे अंधेरी दीवार कहा गया है। क्या ये तकनीक उस दीवार को भी तोड़ सकती है? अभ्यास जारी रखने पर व्यक्ति अपने बचपन, फिर जन्म के दिन और यहाँ तक कि माँ के गर्भ में बिताए 9 महीनों को भी याद कर सकता है। माँ के गर्भ में? हाँ, सूत्र इसका बहुत जीवंत वर्णन करता है कि कैसे माँ की हर भावना, उसका हर डर, हर खुशी, हर दुख गर्भ में पल रहे शिशु ने सीधे महसूस की। ये कोई बौद्धिक समझ नहीं बल्कि एक तरह का दोबारा जीना है। ये तो हैरान करने वाली बात है। और ये वो बिंदु है जहां बहुत से लोग कहेंगे, एक मिनट, ये असली याद है या सिर्फ हमारे मन की कल्पना? बिल्कुल। एक आधुनिक श्रोता के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। क्या सूत्र असली याद और कल्पना में कोई फर्क बताता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सूत्र इसे बौद्धिक प्रमाण से नहीं बल्कि अनुभव की तीव्रता से परखता है। उसका कहना है कि ये अनुभव इतना समग्र और शक्तिशाली होता है कि उसे कल्पना कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा। ये सिर्फ एक धुंधली तस्वीर देखना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं, उन संवेदनाओं को फिर से जीना है। और चरम बिंदु है गर्भ में प्रवेश का क्षण। सूत्र कहता है कि उस क्षण की स्मृति ही पिछले जन्मों का दरवाजा खोलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महावीर और बुद्ध जैसे लोगों के लिए पुनर्जन्म कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं था, नहीं, बल्कि एक जिया हुआ अनुभव था, एक याद थी जिसे उन्होंने ऐसी ही विधियों से वापस पाया था। बिल्कुल। इसे एक आंतरिक विज्ञान की तरह प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी अंधे विश्वास की तरह। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अपनी पिछली मृत्यु के अनुभव से गुजरकर व्यक्ति अपने सभी पूर्व जन्मों की श्रृंखला को देख सकता है। ये एक बहुत बड़ा और गहरा दावा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई इस अविश्वसनीय यात्रा से गुजरता है, वो अपने कई जन्मों को देख लेता है, तो फिर क्या? इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक तरह की आध्यात्मिक टाइम ट्रैवलिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अतीत को देखना नहीं है, बल्कि अतीत से मुक्त होना है। इसका असली लक्ष्य है एक गहरा रूपांतरण। रूपांतरण? हाँ। सूत्र कहता है कि जब व्यक्ति जन्म जन्मांतर से चली आ रही अपनी इच्छाओं, अपनी मूर्खताओं, अपनी आदतों के एक ही पैटर्न को बार बार दोहराते हुए देखता है, तो एक जबरदस्त बोध होता है। कहानी हर बार वही थी, बस चेहरे, जगहें और जमाना बदल गया था। ये महसूस करने जैसा कि मैं ये सब पहले भी हजारों बार कर चुका हूं। मतलब ये सब बस एक सपना था जो बार बार चल रहा है। आपने एकदम सही पकड़ा। यही वो महान जागरण है। पूरा अतीत एक सपने जैसा दिखने लगता है, और जिस पल अतीत एक सपना बन जाता है, वासना। हाँ, यानी भविष्य के लिए हमारी सारी इच्छाएं और दौड़, जो असल में हमारे अतीत के अधूरे अनुभवों का ही प्रक्षेपण है, वे ढह जाती हैं। अच्छा। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि आप ये खेल पहले भी कई बार खेल चुके हैं और इसका अंत हमेशा एक जैसा होता है, तो फिर से वही खेल खेलने की इच्छा खत्म हो जाती है। और जब वासना यानी भविष्य की ओर दौड़ खत्म हो जाती है, तो भविष्य भी मिट जाता है। और जब न अतीत बचता है न भविष्य, तो क्या शेष रहता है? सिर्फ वर्तमान का शुद्ध क्षण, और आप जो उस क्षण के साक्षी हैं। इसी को मोक्ष या परम मुक्ति कहा गया है। ये वो परम रूपांतरण है जहां व्यक्ति ये जान लेता है कि वो ये शरीर या ये मन नहीं, बल्कि समय से परे वो शाश्वत चेतना है जो ये सब देख रही है। वाह! तो जो एक साधारण सी रात की एक्सरसाइज के तौर पर शुरू हुआ था, वो चेतना की परम मुक्ति पर जाकर खत्म होता है। इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? इसका सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि हमारा अतीत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक कहानी है जिसे हम अनजाने में हर रोज अपने अंदर दोहराते हैं,
और वही कहानी हमारे आज और हमारे कल को नियंत्रित करती है। ये तकनीक हमें उस कहानी का दर्शक बनने का मौका देती है, और जब हम दर्शक बन जाते हैं तो हम उस कहानी के गुलाम नहीं रहते, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। ये सूत्र अतीत को देखने पर बहुत जोर देता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिलचस्प बात का भी जिक्र है कि युवाओं के लिए भविष्य में झांकना ज़्यादा आसान होता है, जबकि बूढ़े लोगों के लिए अतीत में। हाँ, वो भविष्य वाली बात। हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हमारी यादें हमारे अतीत की धारणा को आकार देती हैं, तो हमारे भविष्य की धारणा को क्या आकार देता है? हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारी योजनाएं। बिल्कुल। और क्या भविष्य के लिए हमारी इन सारी कल्पनाओं को भी इसी तरह साक्षी भाव से देखने की कोई तकनीक एक अलग तरह की स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है? ये सोचने वाली बात है।